एक मजदूर अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता और एक पत्थर गार्ड्स की तरफ फेंक देता है। इस कारण मजदूर और गार्ड एक दूसरे से भिड़ जाते हैं और उनके बीच बहुत खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी मालिक मेगाफोन लेकर सामने आता है और सबको रोकने की कोशिश करता है। वह दो मजदूरों को अपने पास बुलाता है ताकि उनसे बात कर सके, लेकिन वह संघाजी को नहीं बुलाता। इसके बाद मालिक सभी मजदूरों को घर जाने का आदेश दे देता है। मजदूर धीरे धीरे वहाँ से वापस लौट जाते हैं। रात को संघाजी अपने घर पहुँचते हैं। संका अपने पिता से पूछता है कि वे हमेशा ऐसे खतरनाक झगड़ों में क्यों पड़ते हैं। तब संघाजी उसे शांत तरीके से समझाते हैं कि गलत के खिलाफ खड़ा होना जरूरी होता है। सोने से पहले संका की माँ उसे खिड़कियाँ बंद करने के लिए कहती है क्योंकि बाहर बारिश शुरू हो चुकी होती है। संका को बिजली की आवाज और गरज से बहुत डर लगता है, लेकिन फिर भी वह हिम्मत करके खिड़कियाँ बंद कर देता है। 3 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन जो 2 मजदूर मालिक से मिलने गए थे वे वापस नहीं आते। न उनका कोई पता चलता है और न ही कोई खबर मिलती है। यह बात संघाजी को बहुत परेशान कर देती है। वे फिर से सभी मजदूरों को इकट्ठा करते हैं और सच्चाई जानने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस बार भी गार्ड्स उनका रास्ता रोक लेते हैं। एक बार फिर से दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी लड़ाई के दौरान एक चौंकाने वाली घटना होती है। संघाजी का ही एक साथी उन्हें धोखा दे देता है और पीछे से उन पर चाकू से हमला कर देता है। इस हमले में संघाजी की मौत हो जाती है। इस तरह आंदोलन अपने ही नेता को खो देता है। पास में छिपा हुआ संका यह सब अपनी आंखों से देख लेता है। वह डरा हुआ अपने पिता के पास भागता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। संका अपने पिता के पास बैठकर रोने लगता है। गुस्से और दर्द से भरा हुआ संका एक गार्ड की ढाल छीन लेता है और वापस लड़ने की कोशिश करता है। हालांकि वह अभी छोटा बच्चा होता है, लेकिन उसके अंदर बहुत गुस्सा होता है। तभी अचानक कुछ अजीब होता है। उसके हाथों से बिजली निकलती है, जिससे आसपास खड़े लोग गिर जाते हैं। संका खुद भी उस ताकत की वजह से पीछे गिर जाता है। वह समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ अभी क्या हुआ है। इस घटना के बाद 1 साल बीत जाता है। अब संका और उसकी माँ किसी तरह अपना गुजारा कर रहे होते हैं। जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती। दूसरे शहर में काम करने का मौका मिलता है। वह संका से कहती है कि वह सिर्फ 1 दिन के लिए जा रही है और जल्दी वापस आ जाएगी। लेकिन 1 दिन बीता है, फिर कई दिन गुजर जाते हैं और वह वापस नहीं आती। अब संका पूरी तरह अकेला रह जाता है और उसे खुद ही अपना ध्यान रखना पड़ता है। भूख उसके लिए सबसे बड़ी समस्या बन जाती है और जब भी बारिश होती है उसका डर फिर से लौट आता है। बिजली और गरज वाली रातें उसके लिए बहुत डरावनी और लंबी हो जाती हैं। कई दिनों तक इंतजार करने के बाद संका को लगने लगता है कि उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई है। अब उसके पास कोई उम्मीद नहीं बचती। आखिरकार वह अपना घर छोड़ देता है और सड़कों पर रहने लगता है, जहाँ उसे खुद ही अपना गुजारा करना पड़ता है। तभी अचानक मदद आ जाती है। वहाँ एक और लड़का आता है जिसका नाम अवांग होता है। वह सीधे बीच में आकर उन गुंडों से भिड़ जाता है। तेज और सटीक मार्शल आर्ट के दांव इस्तेमाल करते हुए वह कुछ ही सेकंड में 5 लड़कों को हरा देता है। संका को बचाने के बाद अवांग उसे अपने ठिकाने पर ले जाता है, जो एक पुराने रेलवे स्टेशन के अंदर होता है। वह उसे खाना देता है और आराम करने की जगह भी देता है। अवांग को उस लड़के में कुछ अलग नजर आता है, इसीलिए उसे छोड़ने के बजाय वह एक फैसला करता है। वह संका को लड़ना सिखाएगा ताकि वह इस खतरनाक दुनिया में खुद को बचा सके। ट्रेनिंग शुरू होती है और संका जल्दी ही सब सीखने लगता है। उसकी चाल तेज होती है, वार मजबूत होते हैं और उसका ध्यान भी अच्छा होता है। ये साफ दिखने लगता है कि उसे लड़ाई सीखने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन एक दिन जब वे आराम कर रहे होते हैं तभी बारिश शुरू हो जाती है। जैसे ही संका बारिश की आवाज सुनता है वह डर जाता है और जल्दी से छिपने के लिए ट्रेन के एक डिब्बे में भाग जाता है। अवांग उसके पीछे आता है और उससे पूछता है कि उसे बारिश से इतना डर क्यों लगता है। संका धीरे से बताता है कि उसे ऐसा महसूस होता है जैसे बिजली उसकी तरफ खींच रही हो, जैसे वह उसे ढूंढ रही हो। बाद में अवांग उसे एक नया रास्ता दिखाता है। वह संका से कहता है कि वह उसके साथ दक्षिण पूर्व की ओर जाने वाली ट्रेन में चले, जहाँ वे दोनों एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। संका इस बात के लिए तैयार हो जाता है। उस रात दोनों एक तेज चलती ट्रेन के पीछे दौड़ते हैं। अवांग छलांग लगाकर ट्रेन के डिब्बे को पकड़ लेता है। वह अपना हाथ बढ़ाकर संका को ऊपर खींचने की कोशिश करता है। संका पूरी ताकत से दौड़ता है, लेकिन वह समय पर नहीं पहुंच पाता। ट्रेन आगे निकल जाती है और वह पीछे रह जाता है। वह देखता है कि अवांग धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो जाता है। जाने से पहले अवांग जोर से चिल्लाकर कहता है, जो कुछ तुमने सीखा है उसका इस्तेमाल जिंदा रहने के लिए करना और किसी पर भरोसा मत करना। संका इस बात को अपने दिल में बसा लेता है। अगले दिन वह बंदरगाह पर काम ढूंढने जाता है ताकि वह कुछ कमा सके और अपना पेट भर सके। वह लाइन में खड़ा होता है, लेकिन तभी एक गली का लड़का उसे धक्का देकर उसकी जगह ले लेता है। इस बार संका चुप नहीं रहता। वह तुरंत एक किक मारकर जवाब देता है, लेकिन इससे परेशानी और बढ़ जाती है। वह लड़का अपने साथियों को बुला लेता है और सभी मिलकर संका का पीछा करने लगते हैं। संका अपनी जान बचाने के लिए भागता है। जब उसे लगता है कि अब वह पकड़ा जाएगा, तभी एक कार उसके पास आकर रुकती है। अंदर बैठे एक अच्छे दिल के पति पत्नी उसे कार में बैठने के लिए कहते हैं। वे उसे वहाँ से दूर ले जाते हैं और उसकी मदद करने का भरोसा देते हैं। कुछ पल
के लिए संका को लगता है कि अब उसकी जिंदगी बेहतर हो सकती है, लेकिन तभी उसे अवांग की आखिरी बात याद आती है, किसी पर भरोसा मत करना। अचानक वह कार का दरवाजा खोलता है और वापस सड़कों पर भाग जाता है। एक बार फिर वह अकेले रहने का फैसला करता है। समय गुजरता है और कई साल बीत जाते हैं। अब संका बड़ा हो चुका होता है। वह एक अखबार कंपनी में इलेक्ट्रॉनिक्स और सिक्योरिटी से जुड़ा काम करता है। जिस शहर में वह रहता है वही बदमाश दोबारा उसी अपार्टमेंट में घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस बार वे अंदर पहुंच जाते हैं। अंदर उन्हें वूलन नाम की एक लड़की और उसका छोटा भाई टेडी मिलते हैं। गुंडे दोनों को डराने लगते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। इस बार संका खुद को रोक नहीं पाता। वह आगे बढ़ता है और सीधे उन पर हमला कर देता है। वह मुक्कों और लातों से उन्हें मारना शुरू कर देता है। अपराधी चाकू निकाल लेते हैं और उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन संका अपने मार्शल आर्ट के दम पर उनके हमले रोक देता है। वह एक हमलावर को गिरा देता है और दोनों गुंडों को हराकर उन्हें वहां से भागने के लिए मजबूर कर देता है। वूलन और टेडी उसकी ताकत देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन संका बिना रुके चुपचाप वहां से निकल जाता है ताकि किसी की नजर में न आए। उसी रात संका अपने सिक्योरिटी गार्ड वाले काम पर लौटा है। वह टॉर्च लेकर इलाके की जांच कर रहा होता है। तभी वही दो गुंडे फिर से वापस आ जाते हैं। इस बार वे अकेले नहीं होते, अपने साथ और लोगों को भी लेकर आते हैं। संका बिना डरे उनसे भिड़ जाता है और कई लोगों को गिरा देता है, लेकिन गुंडों की संख्या बढ़ती ही जाती है। अकेला पड़ने पर संका को पीछे हटना पड़ता है। वह उन्हें अपने पीछे लगाकर अखबार की बिल्डिंग के अंदर ले जाता है और तंग जगह का फायदा उठाने की कोशिश करता है। फिर भी गुंडे रुकते नहीं हैं। संका पूरी ताकत से सबका सामना करता है। मुक्कों और किक से एक एक करके सबको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में वह थक जाता है और गिर जाता है। गुंडे उसे लकड़ी के डंडों से बुरी तरह पीटते हैं। जब वह पूरी तरह कमजोर हो जाता है तो वे उसे छत से नीचे फेंक देते हैं। इतनी ऊंचाई से गिरकर कोई भी बच नहीं सकता, लेकिन तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है और आसमान में बिजली चमकने लगती है। अचानक संका होश में आता है और उसके शरीर में बिजली समाने लगती है। बिजली की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि वह फिर से बेहोश हो जाता है। अगली सुबह संका अपने कमरे में जागता है। कुछ देर बाद उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खोलने पर वूलन सामने खड़ी होती है। वह जल्दी में उससे कहती है कि वह कुछ समय के लिए टेडी का ध्यान रख ले। इसी दौरान शहर में नेता दुर्गा की मौत को लेकर चर्चा हो रही होती है। कई लोग पेनोर पर शक करते हैं कि इसके पीछे वही है। पेनोर खुद सामने आता है और कहता है कि वह निर्दोष है और सबको सावधान रहने की चेतावनी देता है। उसके जाने के बाद उसका साथी गजुल कहता है कि नेता लोग खतरा बन सकते हैं, लेकिन पेनोर कहता है कि उसकी योजना पहले से चल रही है। एक चावल के गोदाम में उसके आदमी सैक्स नाम के व्यक्ति को एक अजीब सी दवा का इंजेक्शन देते हैं। वापस घर पर संका टेडी से कहता है कि वह उसे उसकी बहन के पास छोड़ देगा क्योंकि उसे काम पर जाना है। रास्ते में वह बाजार में वूलन से मिलता है। वह वहाँ के दुकानदारों को इकट्ठा कर रही होती है ताकि वे अपनी सुरक्षा के लिए आवाज उठा सकें। संका उससे टेडी को अपने साथ ले जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी वही गुंडों का गिरोह वहाँ आ जाता है जिन्होंने पहले उसे छत से नीचे फेंका था। उसे जिंदा देखकर वे चौंक जाते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। संका बचने की कोशिश करता है, लेकिन वह चारों तरफ से घिर जाता है और उसे फिर से लड़ना पड़ता है। वह अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए एक साथ कई लोगों से लड़ता है। जब एक गुंडा उस पर कुल्हाड़ी फेंकता है तो संका अचानक अपने हाथों से निकलने वाली बिजली से उसे रोक देता है। वह अपने दुश्मनों को करंट देता है जिससे वे पीछे हट जाते हैं। जब वह दोबारा इस ताकत का इस्तेमाल करना चाहता है तो इस बार कुछ नहीं होता। मजबूरी में वह एक लकड़ी का डंडा उठाता है और पुराने तरीके से लड़ाई खत्म करता है। वूलन और बाकी लोग यह सब देखते हैं, लेकिन संका बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। बाद में काम पर वह अपने दोस्त से इस घटना के बारे में बात करता है। वह कहता है कि एक पल के लिए उसे लगा कि उसके पास कोई खास शक्ति है। कुछ समय बाद वूलन उससे मिलने आती है और उसे फिर से बाजार चलने के लिए कहती है। लोग मानने लगते हैं कि वह एक हीरो बन सकता है जो शहर को बचा सकता है, लेकिन संका इनकार कर देता है। वह कहता है कि उसके पास कोई ताकत नहीं है। हालांकि लोगों को कुछ अजीब लगता है। वह इतनी चोटों के बाद भी ठीक हो चुका होता है, फिर भी वह मदद करने से मना कर देता है। वूलन और बाकी लोग निराश होकर चले जाते हैं। उस रात काम खत्म करने के बाद संका घर लौटता है और देखता है कि बाजार पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। दुकानें जली हुई होती हैं और कई लोग घायल पड़े होते हैं। वूलन उसे बताती है कि जब लोग मुश्किल में हों तो मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। उसे यकीन होता है कि यह सब गुंडों का काम है। वह संका से उनके नेता गांध से लड़ने में मदद मांगती है, जो पेनोर के लोगों में से एक होता है। इस बार संका कुछ करने का फैसला करता है, लेकिन उसे अभी भी समझ नहीं आता। कुछ ही समय में पूरे शहर से ऐसी ही खबरें आने लगती हैं। कई गर्भवती महिलाएं एक साथ बीमार हो रही होती हैं। वहाँ वूलन उसके घावों का इलाज करती है। बाहर फिर से तूफान शुरू हो जाता है। संका बारिश और बिजली का इस्तेमाल करके अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे समझ आता है कि यह खतरनाक भी हो सकता है। अगर वह ज्यादा ताकत ले ले तो वह अपने ही दोस्तों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए वह एक नया फैसला करता है। वूलन, एंग और टेडी की मदद से वह अखबार की बिल्डिंग से सामान इकट्ठा करता है और एक खास सुरक्षा सूट बनाता है। वह अपने मास्क में धातु के एंटीना भी लगाता है ताकि वह बिजली को सुरक्षित तरीके से कंट्रोल कर सके। अब पूरी तरह
तैयार होकर वह नकाब पहनकर फिर से सड़कों पर निकलता है और अपराध के खिलाफ लड़ाई शुरू करता है। जल्दी ही उसकी बहादुरी की खबर फैल जाती है। कुछ समय बाद हाउस ऑफ पीस नाम के एक गुप्त समूह का ध्यान उस पर जाता है। यह नेताओं और पत्रकारों का एक संगठन होता है। उनमें से एक सदस्य इरविन सुझाव देता है कि वे इस सीरम की जांच करें और साथ ही यह भी पता लगाएं कि यह नकाब वाला इंसान कौन है। एक लंबी रात के बाद संका एक सोफे पर जागता है और देखता है कि वूलन उसके लिए नाश्ता बना रही है। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकी बढ़ने लगती है। खाना खाने के बाद वूलन बाहर जाती है, लेकिन अचानक कुछ लोग उसे घेर लेते हैं। संका तुरंत उसे बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन वे लोग कहते हैं कि वे लड़ने नहीं आए हैं। वे बताते हैं कि बाजार में आग उन्होंने नहीं लगाई थी। उनका कहना होता है कि यह काम अल्सान नाम के आदमी ने किया था, जो एक मशहूर वायलिन बजाने वाला है। वे बताते हैं कि उन्होंने उसे उसी रात बाजार में देखा था। यह सुनकर संका उस थिएटर की तरफ जाता है जहां वह वायलिन बजाने वाला परफॉर्म कर रहा होता है। शो खत्म होने के बाद वह आदमी पीछे के दरवाजे से बाहर निकलता है। तभी नकाब पहने संका उसके सामने आ जाता है। वह उससे पूछता है कि उसने बाजार में आग क्यों लगाई। जवाब देने के बजाय वह अपने वायलिन बॉक्स से एक छिपा हुआ ब्लेड निकालता है और हमला कर देता है। संका अपनी ताकत की वजह से घायल नहीं होता और दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। अपनी ट्रेनिंग और स्किल से संका धीरे धीरे उस पर भारी पड़ने लगता है। लड़ाई के दौरान उसे उस आदमी की छाती पर एक अजीब सा निशान दिखता है। जब उसे लगता है कि वह हार जाएगा, वायलिन बजाने वाला भागने लगता है, लेकिन उसे सामने आती हुई कार नजर नहीं आती। कुछ ही पल में कार उसे टक्कर मार देती है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अगले दिन पेनोर को इस घटना की खबर मिलती है। उसे पता चलता है कि वह आदमी उसके खास ग्रुप का हिस्सा था, जिसे लीग कहा जाता है। यह उसके सबसे भरोसेमंद लोगों का समूह होता है। गुस्से में पेनोर बदला लेने की योजना बनाता है, सिर्फ उस नकाब वाले हीरो से नहीं, बल्कि हाउस ऑफ पीस के सभी लोगों से। इसके लिए वह अपने बाकी 9 लोगों को बुलाता है। ये सभी अलग अलग तरीके से खतरनाक होते हैं। धीरे धीरे वे गुप्त समूह से जुड़े नेताओं, लेकिन तभी अचानक संका वहां पहुंच जाता है, पूरी तरह तैयार और अपने नए रूप में। वह नर्तक को सीधी लड़ाई के लिए चुनौती देता है। नर्तक उसके इस आत्मविश्वास को देखकर हैरान रह जाता है। लड़ाई शुरू होती है और इसी दौरान नर्तक का मुखौटा फट जाता है। आखिर में संका उसे जोर से दूर फेंक देता है। ये समझकर कि सामने वाला उसकी उम्मीद से ज्यादा ताकतवर है, वह भाग जाता है। संका जमीन पर गिरे हुए उस मुखौटे को उठाता है और उस पर एक खास निशान देखता है। उसे तुरंत याद आता है, यही निशान उसने पहले वायलिन बजाने वाले की छाती पर देखा था। ये पेनोर की लीग का चिन्ह होता है। इरविन उस नकाब वाले हीरो का शुक्रिया करता है, लेकिन संका बिना रुके वहां से चला जाता है। जो कुछ उसने देखा होता है, उससे प्रेरित होकर इरविन सीरम के खिलाफ दवा बनाने के लिए वोट करवाता है। वोट पास हो जाता है और दवा बननी शुरू हो जाती है और लोगों तक पहुंचाई जाने लगती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा धोखा छुपा होता है। हमें संका की पहचान सामने आ जाती है। इरविन उसे उसके काम की जगह पर फोन करता है और उसे पेनोर की पूरी योजना के बारे में बताता है। संका उसे रोकने का फैसला करता है, लेकिन तब तक पेनोर खुद वहां पहुंच चुका होता है। वह आसमान से बिजली को अपनी तरफ खींचता है और पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो जाता है। अब वह सभी दुश्मनों का एक साथ सामना करता है और एक एक करके उन्हें हराने लगता है। पीछे से संका पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी इरविन वहां पहुंचता है और पेनोर को गोली मार देता है। मरते समय पेनोर चित्रकार को भागने के लिए कहता है और कहता है कि उसकी सीरम वाली योजना जरूर सफल होगी। संका कहता है कि वह इसे रोक देगा। वह अपनी बाइक लेकर उस आदमी का पीछा करता है जो दवा लेकर जा रहा होता है, लेकिन चालक उसे गोली मार देता है और वह बाइक से गिर जाता है। तभी एक रहस्यमयी लड़की सामने आती है। वह अपने स्कार्फ की मदद से कार को पलट देती है। संका फिर उठता है और एक बड़ा बिजली का झटका देता है, जिससे दवा पूरी तरह नष्ट हो जाती है, कार में भी और टीकाकरण केंद्र में भी। लेकिन 3 महिलाओं को पहले ही इंजेक्शन लग चुका होता है। उनके बच्चे पेनोर की योजना के अनुसार पैदा होंगे। दूर एक म्यूजियम में गांध और गजुल एक साथ खड़े होते हैं। गजुल एक छुपा हुआ राज दिखाता है। एक दीवार के पीछे एक पुराने योद्धा का शरीर रखा होता है। वे दीवार तोड़ते हैं और एक बिना सिर का शरीर देखते हैं, लेकिन गजुल के पास उसका सिर होता है। संका के खून का इस्तेमाल करके वे उस योद्धा को फिर से जिंदा कर देते हैं। गजुल कहता है कि उसका मन वापस आ चुका है, गरज का योद्धा, और वह कोई और नहीं बल्कि संका ही है। यहीं से पता चलता है कि संका के पास बिजली की ताकत क्यों है। वह पुराना योद्धा गजुल को आदेश देता है कि वह एक सेना तैयार करे। एक नई लड़ाई शुरू होने वाली होती है। कुछ दिनों बाद संका एक नए सूट में छत पर खड़ा हो, जो इरविन की मदद से बनाया गया हो। वह अपने शहर की रक्षा करने की कसम खाता। उसे अभी यह नहीं पता कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन आने वाला दूर कहीं वही रहस्यमयी लड़की उसे देख रही होती है। उसका नाम ऐ होता है। वह जानती है कि जल्द ही उसे संका के साथ में उस बड़े खतरे का सामना करना। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बराहे करम हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मज़ीद शानदार मवाद के लिए बराहे करम सब्सक्राइब करें।